खबर दिन पर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। वंदे मातरम अंग्रेजों के जबर के सामने बना रहा मजबूत चट्टान। लोकसभा में पीएम मोदी का खिताब। कांग्रेस पर खुशामद की सियासत का लगाया इल्जाम। अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वंदे मातरम पर कराई गई बहस। तहरीक आजादी में हिस्सा न लेने वाले कौमी गीत पर दे रहे हैं लेक्चर। अपोजिशन का रद्द अमल। किसी भी एयरलाइन की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्यसभा में मरकजी वजीर राम मोहन नायडू का बयान। पंजाब में कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को फौरी असर के साथ पार्टी से कर दिया मुअत्तल। सीएम महोदय के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और रहेगा, और हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं चाहते। वजारत खारजा का चीन को जवाब। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी बहस कराई गई। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दिनों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वंदे मातरम के मुखालफत में मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी की थी। इस तरह आज पार्लियामेंट में बीजेपी और अपोजिशन जमातों के दरमियान इल्जाम और जवाबी इल्जामात का मैदान जंग देखा गया। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? पार्लियामेंट में कौमी गीत वंदे मातरम पर होने वाली बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो बंगाल में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इस मामले को उछाल रहे हैं और असल मसाइल से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट का कीमती वक्त इस काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए लोगों ने हमें मुंतखब किया है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। प्रियंका गांधी ने हुक्मरान पार्टी को गुरूर में मुब्तला होने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुजाहिदीन आजादी की तौहीन की जा रही है। हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया था वो अब वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, और जोर देकर कहा कि कौमी गीत को दूसरों पर अपने अकायद मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूं, वंदे मातरम में कह रहा हूं। शिवसेना यूबीटी के एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने वंदे मातरम के 150वें साल पर लोकसभा में बहस की हिमायत की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस बहस के बहाने जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कमजोर करने की बार बार कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा लोगों के सामने दुरुस्त तारीख पेश करना जरूरी है। एक देशवासी का भी सेंटिमेंट होगा कि आप एक बार में चर्चा कर जितना भी नेहरू जी को दोष देना है, जो भी गलतियों का दोष उन पे मरना है 2014 से लेकर 2025 का, आप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए बात। पर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अब आज देखिए, आज भी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर इतना बड़ा पैसेंजर्स में तकलीफ है और किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं आया। मैं खुद राज्यसभा में थी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर जवाब दे रहे थे और लगातार अर्ध सत्य बता रहे थे, फिर भी तालियां बज रही थी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। यानी लाखों लोग एयरपोर्ट पर त्राहिमाम मचा हुआ है, पर ये लोग अपनी खुद की ही पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। आप बाकी सारे मुद्दे ले लीजिए, आप जो सर्वेलेंस का मुद्दा है, आप देश में जो डॉलर का जो दबाव है, जो रुपये लगातार गिर रहा है, गिरावट हो रही है, उसके कोई इंपॉर्टेंट देश के चर्चे डिस्कस नहीं होता है। वो डिस्कस करेंगे जहां उनको राजनीतिक फायदा पाने की अपेक्षा में। एनसीपी लीडर फौजिया खान ने पार्लियामेंट में कौमी गीत वंदे मातरम पर जारी बहस का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसी बहस है जो मुल्क के हसास मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए छेड़ दी गई है। कांग्रेस ने इस कौमी गीत के जरिए मुल्क में खुशगवार माहौल पैदा किया था, जबकि हुक्मरान तबका वंदे मातरम पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है। वंदे मातरम हम सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ गीत है। इसको कांग्रेस ने नेशनल सॉन्ग बनाया था और इस पर जितने भी बड़े लीडर्स थे उस समय के, उन सब का कंसेंसस हुआ था। और ये सॉन्ग इतना देश के प्रगति से जुड़ा हुआ है, देश की यूनिटी से जुड़ा हुआ है, देश की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है कि हम सब चाहते हैं कि ये मोहब्बत कायम रहे। आज हम पीसफुल एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पीसफुल एटमॉस्फेयर ऐसा ही बना रहे। ऐसा ना हो कि अपने कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, कमज़ोरियों को डाइवर्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल टूल करके इसका इस्तेमाल हो जाए। ये हमको थोड़ा डर लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत वंदे मातरम की बहस के दौरान वज़ीर आज़म की तकरीर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने सख्त रद्द-ए-अमल उस पीएम मोदी की तकरीर पर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान कांग्रेस आज़ादी की मुहिम में शामिल थी और उन्होंने कुर्बानियां भी पेश की है। हमारा गुणगान इनका, ये गीत इनका था क्या? 1925 से 1947 तक गाते हुए लाठी बढ़ती थी ना, तो एक बार नहीं गाया किसी ने। इतिहास खंगालो और बताओ कौन से आरएसएस के अंदर कौन से कार्यक्रम में इसका गुणगान हुआ, कौन नेता इनका लाठी खा करके जेल गया और कौन सड़क पर नारे लगा रहा था? कांग्रेसी तो नारे लगा रहे थे, कांग्रेसियों ने नारे लगाए, कांग्रेसी नारे लगा रहे थे, कांग्रेसी चला रहे थे। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 पैराग्राफ इसके शामिल कराए थे। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दो। हैं? इतिहास की जानकारी, अधूरी बातें बताएंगे बैठ करके यहाँ सबको। और नेहरू जी ना होते ना तो यहाँ ना होते। ये नेहरू जी थे जो यहाँ खड़े हुए हैं। कहाँ होते? सोमालिया जैसा देश होता, खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था।
कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने कहा कि आज़ादी के जद्दोजहद के दौरान जब लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाया उस वक्त बीजेपी और आरएसएस कहां थे। उन्होंने दलील दी कि जो लोग नारा लगाने पर भाग गए उन्हें उसकी अहमियत पर दूसरों को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। उन्होंने बीजेपी पर जानबूझकर ऐसे मसले को उठाने का इल्जाम लगाया। देखते ही नहीं थे, आपके दिमाग में सनातन धर्म था, नेहरू जी के दिमाग में सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। सारे धर्म को एक सा वो देखते थे और सनातन धर्म यानी मनुवाद, ये बात हम सबको ये होनी चाहिए। खाली ब्राह्मण इस देश में नहीं रहते, सारे लोग रहते हैं। जाति व्यवस्था खत्म करने का काम नेहरू जी के जमाने से हुआ है। अरे उसमें ऐड करना है तो बहुत सारा ऐड करेंगे। ऐसा यहाँ सारे प्रदेश के लोग आए हैं, आर्या। पूरे मुल्क में जारी इंडिगो बहरान पर हुकूमत सख्त हो गई है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में भी इस मसले को सख्ती से उठाया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि इंडिगो में हालिया परवाजों की मनसूखी की असल वजह एयरलाइन के दाखिली मसाइल थे। उनका कहना था कि हुकूमत मुसाफिरों, पायलट और क्रू की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और ये बात तमाम एयरलाइंस को साफ तौर पर बता दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपने क्रू मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों को दुरुस्त तरीके से संभाल लेना चाहिए था, लेकिन अंदरूनी पेचीदगियों के बायस बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। नायडू ने वार्निंग दी है कि अगर किसी भी एयरलाइन की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी मिसाल पेश की जाएगी जिससे तमाम एयरलाइन कंपनियां संजीदगी से लेंगी। Over the situation at the airports, we have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely, there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement, also let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हल्का इंतखाब मेरठ के गांव कासकावनी में दलित बिरादरी की जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा किए जाने का एक मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इस मामले पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला सदर अंकुश ने कहा कि 47 अफराद की जमीन किस तरह खरीदी गई, इसकी मुकम्मल वजाहत अवाम के सामने आनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया है। दूसरा, एक ही गांव के बीमार 47 लोग जो दलित समाज से आते हैं, वो अलग अलग लोगों के पास जमीन बेचने के लिए जा सकते थे। वो सारे के सारे इकट्ठा होके मंत्री जी के ही पास क्यों गए कि आप हमारी जमीन खरीद लीजिए? इसका मतलब जो आरोप है कि ये सुनियोजित साजिश के तहत दलितों की जमीन खरीदी गई, ये पूरा वो मामला है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। अंजुमन फलाह हुज्जाज के कौमी सदर हाजी मोहम्मद ज़हूर अहमद ने सफर हज 2026 से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत सफर हज को सस्ता बनाने पर खुसूस तवज्जो दे। हज 2026 के लिए तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। कई नामों का ऐलान भी हो चुका है और कई लिस्ट जो है मुस्तकिल लिस्ट जो है जारी की जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद अंजुमन फलाह हुज्जाज के कौमी सदर हाजी ज़हूर अहमद अटैची वाले। सर, क्या कहना चाहेंगे जो इन दिनों जो अमल चल रहा है उसको आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली लिस्ट आ रही है और लिस्ट के अंदर कई नाम जो है नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा एक तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे मतलब बाइट लेने आए हैं। और मामला ये है बेटे, हज का ताल्लुक़ ऐसा हो गया है, बहुत गुमराह कुन तरीके से हाजियों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें यह है कि हाजी को यही नहीं पता कि उसका बजट क्या है, क्या देना है, क्या लेना है। पहले ऐसा होता था कि ये 2 महीने 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर देते, जो इन्होंने 9 महीने पहले शुरू कर दिया। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, कई लोग जो पैसे देते थे वो बाद में देते थे, बाद में शुरू बाद में होता था। अभी पहले पैसे ये पहले पैसे इसलिए लेते हैं कि इनको इंटरेस्ट का ज़्यादा चस्का पड़ गया है और पूरे हज
पंजाब में कांग्रेस ने डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को फौरी असर के साथ पार्टी से मुअत्तल कर दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने दावा करते हुए सियासी तनाज़ा खड़ा किया कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद किसी से भी एक सूटकेस में 500 करोड़ रुपए लेती है। नवजोत कौर ने यह भी कहा था कि उनके शौहर नवजोत सिंह सिद्धू फ़आल सियासत में सिर्फ इसी सूरत में वापस आएंगे जब कांग्रेस उन्हें अपना वज़ीर आला चेहरा करार देगी। कांग्रेस की रियासती यूनिट ने पीर को उन्हें फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का कहना है कि हमने कई बार कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और रहेगा, और हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं चाहते। चीन भारत ताल्लुकात के बारे में रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिश्ता बतदरीज एक मुस्बित सिमत में आगे बढ़ रहा है और हम इसी सिमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश पे जो हमको टिप्पणी करना था उससे भली भांति बाकी है। हमने कई दफ़ा बताया है कि ये भारत का अंदरूनी अंग है और रहेगा, और उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। जहाँ तक चीन भारत का रिश्तों का सवाल है, उसके बारे में जब ज्यों-ज्यों हम लोगों की बातचीत हुई है चीनी पक्ष से, हम लोगों ने आपको बताया है कि किस प्रकार से ये रिश्ते धीरे धीरे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और हमको उसी दिशा में इसको हम ले जाए। अरुणाचल प्रदेश पे हैदराबाद में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आगाज हो गया है। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने 2047 विजन दस्तावेज की नकाबकुशाई की। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने रियासत के इस्तेहकाम और जामे तरक्की की तारीफ की। नोबेल इनाम याफ्ता आलमी सीओज और मरकजी वज़रा ने भी इस तकरीब में शिरकत की। अपने इफ्तिताई खिताब में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना को 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनाने का अज़्म जाहिर किया, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना को तरक्की के शोबे में तमाम हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन मिसाली रियासत बनाएंगे। आप देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। दो रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल इजलास का हैदराबाद में आगाज हुआ। यह समिट फ्यूचर सिटी में मुनक्किद की जा रही है, जो कि 100 एकड़ पर मुहित है और कंदुकूर रंगारेड्डी ज़िले में वाक़ है। इस आलमी दो रोज़ा इजलास में तकरीबन 2000 मेहमान समेत 44 ममालिक के 154 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 से खिताब करते हुए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस एतमाद का इजहार किया कि रियासत सन 2047 तक जामे तरक्की और स्ट्रेटेजिक तरक्की के जरिए 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनने के अपने मिशन को हासिल कर लेगी। गवर्नर ने कहा कि रियासत का मुआशी रास्ता ज़्यादा साफ और वाज़ेह होता जा रहा है, क्योंकि वो 47 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनने के हिंदुस्तान के वसी मकसद से मिलने के लिए पैमाशी इक़दाम करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जामे तरक्की की कहानी का इंतखाब कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह नुक्ता नज़र ख़वातीन, किसानों, नौजवानों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तहत रियासत की तरक्की की कोशिशों के मरकज़ में रखता है। गवर्नर ने ख़वातीन की ज़ेर-ए-क़यादत इक़दाम जैसे इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस, रिटेल वेंचर्स और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ इशारा किया, जो ख़वातीन की मईशत में हिस्सा लेने में मदद फराहम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झीलों का इंतज़ाम करने वाले ख़वातीन के ग्रुप माहौल और मकामी आमदनी दोनों को बेहतर बना रहे हैं। तालीम में उन्होंने कहा कि स्कूलों में कम्युनिटी की शमूलियत यंग इंडिया के ख़यालात से हासिल होती है, जबकि नई महारतें और खेलों की यूनिवर्सिटियाँ नौजवानों के मुस्तक़बिल के मौक़े तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का बढ़ता हुआ बुनियादी ढांचा जैसे हवाई अड्डे, काबिल तजदीद तवानाई के निज़ाम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और स्मार्ट जोनिंग एक जदीद तेलंगाना की तश्कील कर रहा है, जो तवील मुद्दती अहदाफ के लिए तैयार है। गवर्नर ने कहा कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत एक अहम तवज्जो है, जिसमें सनत की मौजूदा ज़रूरियात और मुस्तक़बिल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए पेशा वराना और टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोग्रामों का मनसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करते हुए माजी से सीखने से होती है। ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह मोहतात इक़दामात ज़मीन पर हकीकी तब्दीली का बास बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना की तरक्की का एक ऐसा मॉडल बनाने में मदद मिल रही है जो इंसाफ, खुशहाली और इत्तेहाद की हिमायत करता है। As Bharat moves with determination towards becoming a $30 trillion economy by 2047, Telangana too is progressing with confidence toward becoming a $3 trillion economy by 2047.
This progress is visible across the state today. There is a renewed focus on democratic and socio-liberal values where citizens' voices are heard more clearly. Transparency, accountability, active engagement, and regular reporting are strengthening trust between people and the government. The celebrated writer Amitabh Ghosh reminds us, history is about the stories we choose to remember and the lessons we seek to learn. Telangana is choosing a story of inclusive growth with women farmers, youth, and children at its core, under the leadership of the Honorable Chief Minister, Shri A. Revant Reddy. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि जब तक रियासत मेरे साथ खड़ी है, तेलंगाना राइजिंग को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर सिटी तेलंगाना की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक चमकदार सितारा साबित होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के बाद रियासत में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि हमारे 2 साला सफर में दिन रात बगैर तवक्कुफ के मैंने तेलंगाना को सर फहरिस्त रखने के लिए गहरी वाबस्तगी के साथ कोशिश की है। उन नौजवानों के लिए जो पिछली इंतजामिया के खंडरात के नीचे हाँप रहे थे, हमने रोजगार के मौके के त्यौहार के साथ नई जिंदगी दिलाई। अपनी हुकूमत के तहत किसानों की फलाह व बहबूद और ख्वातीन को बाख्तियार बनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उन्हें पूरी कौम के लिए एक नमूना बनाया। हमने ज़ात के सर्वे के जरिए कमज़ोर तबकात की सदियों पुरानी ख्वाहिशात को एक नई सिम दी और ज़ेली ज़ुमराबंदी के साथ हमने मादिगा कम्युनिटी की तवील जद्दोजहद को हकीकी माना और इंसाफ फराहम किया। ये मानते हुए कि तालीम ही बेहतर ज़िंदगी के लिए हतमी हथियार है, हमने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूलों की तामीर की बुनियाद रखी। They drafted a new constitution and decided India would become a sovereign, democratic republic, socialist and secular in nature. Today, when we want to lay a roadmap for our future, we take inspiration from Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. We are inspired by constitution makers. Our people fought for decades for a separate state of Telangana. In 2014, under the leadership of Srimati Sonia Gandhi and Prime Minister of Dr. Manmohan Singh, we achieved our dreams. Telangana became India's youngest state, then Indian School of Business, and finally Niti Aayog. My thanks to all of them for helping create this vision document. चीफ मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की तरजीहात का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने और गरीबों की फलाह व बहबूद को हासिल करने या इसे एक कामयाबी करार देने से नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि इस बात पर गहरे गौर व फिक्र के साथ कि 47 तक तेलंगाना को कहाँ खड़ा होना चाहिए जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएगा, हमने एक रहनुमा रोड मैप तैयार किया है। हमने एक ऐसे विजन में ज़िंदगी की सांस ली जिसका साबिक़ हुक्मरान अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हमने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे तैयार किए हैं कि तेलंगाना राइजिंग आलमी सतह पर बुलंद आवाज़ से गूंजे। हमने तेलंगाना को हिंदुस्तान की तरक्की का इंजन बनाने के लिए हर चीज़ तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।